हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस चैनल के माध्यम से राजनीतिक प्रक्रिया को पढ़ेंगे जो समाजशास्त्र में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। राजनीतिक प्रक्रिया पॉलिटिकल प्रोसेस जो हमको समाजशास्त्र में पढ़ने को मिलता है। इसमें कुछ टॉपिक हैं जैसे कि हम पढ़ते हैं जिसमें हम राज्य, सरकार, राजनीतिक दल, शक्ति, सत्ता, वैधता और उसके साथ साथ हमको राजनीतिक सामाजिकरण, राजनीतिक संस्कृति, आधुनिकीकरण, राजनीतिक भर्ती और दबाव समूह, हित समूह आदि कई सब्जेक्टों के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है, लेकिन हम उनको कंटिन्यू नहीं कर पाते। इस वजह से आज हम उन सब्जेक्टों को लेके आए हैं। सबसे पहले पॉलिटिक प्रोसेस को देखें। पॉलिटिक प्रोसेस में एक शारीरिक बल का प्रयोग के माध्यम से प्रभुत्व स्थापित करके क्षेत्रीय सीमा विशेष में व्यवस्था स्थापित करना और बनाए रखना राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन का विषय है। यानी कि कोई शारीरिक बल के प्रयोग करके अपनी अधिकार स्थापित करके किसी क्षेत्र विशेष में अपनी व्यवस्था स्थापित करता है, उसको बोलते हैं राजनीतिक प्रोसेस। इसको बोलता है इवांस प्रिचार्ड और फोर्टिस 1940 में इन्होंने अपने ये वर्ड्स दिए थे। फिर आता है राज्य क्या है। राज्य क्या है? मुख्य रूप से राज्य देखें तो हम एक एरिया को डिफाइन करते हैं कि एक भौगोलिक एरिया होता है जिसमें कुछ जनसंख्या रहती है, उसमें कुछ अपनी एक विचारधारा होती है और उसमें संप्रभुत्ता होती है उनकी। इस प्रकार हम राजनीतिक क्षेत्र को डिफाइन करते हैं। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र को हम समिति कह सकते हैं, संस्था कह सकते हैं और समुदाय कह सकते हैं। अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग डिफाइन किया है। जिस प्रकार देखें तो मैकाइवर पेज ने इसको एक समिति माना है और वहीं मैकाइवर पेज ने इसको एक समिति माना है, मैक्स वेबर ने इसको एक समुदाय माना है, वहीं इसको फेयरचाइल्ड ने संस्था माना है। अब समिति को देखें तो समिति व्यक्तियों का समूह होता है जो किसी उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए संगठित होती है। लेकिन राजनीतिक समूह भी व्यक्तियों का एक समूह ही होता है जो किसी उद्देश्य के लिए, यानी अपनी राज्य में खुशहाली बनी रहे इसलिए अपने उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहता है। संस्था कैसे है? संस्था एक विचारधारा है। राजनीतिक शक्ति एक विचारधारा पर चलती है। जैसे कि अमेरिका एक पूंजीवादी समाज है और रूस एक साम्यवादी समाज है, वहीं भारत भी कोई ना कोई विचारधारा को लेकर चलता है कि धार्मिक सनातनी विचारधारा को लेकर चल रहा है आजकल देखें तो। वहीं एक समुदाय है, फेयरचाइल्ड ने माना है कि संस्था है। वहीं मैक्स वेबर ने इसको समुदाय माना है। समुदाय में अपनी एक भौगोलिक एरिया होता है, हम की भावना होती है, वी फीलिंग्स होती है। इसी प्रकार राज्य क्या है? भारत क्या है? भारत क्या है? एक व्यक्तियों का समूह है जिसमें हम की भावना है, अपनी संस्कृति, अपनी देश को लेकर कहीं ना कहीं हम की भावना, वी फीलिंग देखने को मिल सकती है। इस प्रकार राज्य राजनीतिक संस्था है। मैक्स वेबर ने राज्य को एक ऐसी संस्था माना है जिसके पास समाज के नियंत्रण करने के लिए कानून व्यवस्था और शारीरिक दंड होता है। राज्य एक ऐसी संस्था है जिसके पास समाज को नियंत्रण करने के लिए कानून की व्यवस्था होती है और शारीरिक दंड दे सकता है वो। विशेषता देखें तो राज्य में क्या क्या विशेषता देखने को मिलती है। एक भौगोलिक क्षेत्र होता है, ठीक है, एक जनसंख्या होती है उसकी अपनी, इसमें एक सरकार होती है जो एक राजनीतिक दलों के माध्यम से शासन स्थापित करती है और इसमें संप्रभुत्व होती है, यानी अपने प्रभुत्व लिए हुए होते हैं। इस प्रकार राजनीतिक संस्था देखने को मिलती है। राजनीतिक के तीन पक्ष हैं संस्था के रूप में। संस्था के रूप में राजनीति के तीन पक्ष समझाए गए हैं। नियंत्रण की पद्धति के रूप में, नियंत्रण के लिए संगठन और नियंत्रण के लिए शक्ति का प्रयोग। इस प्रकार राजनीतिक संस्था समझाई गई है। अब राजनीतिक व्यवस्था के प्रकार देखें तो किस प्रकार की व्यवस्था थी, प्रारंभ से लेकर अंतिम तक राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। देखें तो पहले मुखिया वाली व्यवस्था थी। मुखिया वाली व्यवस्था यानी आज भी हमने हमारे आमतौर पर हमारे घरों में देखने को मिलता है कि हमारे मुखिया की ज़्यादा चलती है, करता ही सब कुछ होता है। इसी प्रकार मुखिया वाली व्यवस्था में शिशुल्को वाली व्यवस्था थी जिसमें मुख्यतः इसमें अनुष्ठानिक और प्रतीकात्मक तथ्यों को पूरा किया जाता था। जैसे कि किसी क्षेत्र में मुखिया है, वहाँ पे जो अनुष्ठान करता था और जो सबसे वंशानुगत रूप से सबसे वृद्ध होता था, जिसके पास पावर होती थी, उसको मुखिया मान लिया जाता था। वहीं स्वाजी और इथियोपियन व्यवस्था, इसमें देवी और धार्मिक सत्ता का प्रभुत्व होता था कि जो जिसके पास देवी शक्ति होती थी, जो धार्मिक रूप से सर्वोपरि होता था, उसको मुखिया मान लिया जाता था। बंधु बांधवों को जेल में डाल दिया जाता था कि वो किसी कारणवश संघर्ष ना करे। इस प्रकार इथियोपियो व्यवस्था में देखने को मिलता था।
नाइजीरिया के मुस्लिम एमिरेट्स में राजनीतिक विजय के रूप में देखने को मिलता था। दो समुदाय होते थे जिसकी विजय होती थी, वो मुखिया कहलाता था। इस प्रकार वही मुखिया रहित व्यवस्था में देखें तो बुजुर्ग, बुशमैन जनजाति में बुजुर्ग होता था, बुजुर्ग होते थे, सबसे ज़्यादा बुजुर्ग होता था आयु समूह के आधार पर, उसको मुखिया मान लिया जाता था। उसके आधार पर मुखिया की व्यवस्था की जाती थी। नाइजीरिया की याको में स्वायत्त शासी परिषदें होती थी। पूर्वी अफ्रीका में मसाई जनजाति में आयु वर्ग के आधार पर मुखिया डिफाइन किया जाता था, यानी जिसकी ज़्यादा आयु होती है उसको। न्यूर जनजाति, इवांस प्रिचार्ड जनजाति में न्यूर इवांस प्रिचार्ड ने अध्ययन किया था न्यूर जनजाति का। उसने वंशानुक्रम आधार पर देखा कि वंश एक पिता जो जिसका मुखिया पिता है और पिता के मरने के बाद बेटे को उसकी गद्दी मिलेगी। इस प्रकार न्यूर जनजाति वंशानुकरण आधार पर देखा जाता था। वही राजनीतिक संस्था, राज्य विहीन समाज, राजनीतिक संस्था देखें तो राज्य विहीन समाज, वंशानुक्रमण, शिकारी जनजाति, एक व्यक्ति प्रधान आयु, मौखिक क्षेत्र। मतलब देखें तो प्रारंभ में राजनीतिक संस्था राज्य विहीन समाज थी, जो वंशानुकरण आधार पर ही। राज्य विहीन समाज में देखे जाए तो शिकारी और जनजाति समाज में वंशानुक्रमण आधार पर ही मुख्य डिफाइन किया जाता था, इसमें बताया गया है। वहीं थोड़े से फैक्ट दिए हुए हैं, जैसे टीवी बोटामोर की बुक पॉलिटिक सोशोलॉजी, लिपसेट की बुक पॉलिटिक मैन और राजनीतिक समाजशास्त्र के संस्थापक मैक्स वेबर को कहा जाता है। इस प्रकार कई थोड़े फैक्ट दिए हुए हैं। अब आगे हम राजनीतिक उत्पत्ति के सिद्धांत देख लेते हैं। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, पहले हमने राज्य देखा, राज्य किसको बोलते थे, फिर राज्य की विशेषता देखी जिसमें जनसंख्या, प्रभुत्व, जनसंख्या, भौगोलिक एरिया, प्रभुत्व और सरकार होती थी। चार प्रकार की विशेषताएं देखी। वही राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत देखें तो पहले देवी सिद्धांत देखते हैं। इसमें 7-8 सिद्धांत हैं। देवी सिद्धांत में बताया गया कि राजा ईश्वर की अवतार है। जेम्स प्रथम ने कहा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर की सांस लेती मूर्ति के समान है, जेम्स प्रथम ने कहा है। शक्ति सिद्धांत देखें तो फोर्स थ्योरी है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। जैसे कि हिटलर का सिद्धांत, हिटलर का शासन, हिटलर एक शक्तिशाली राजा था जिसकी लाठी उसी की भैंस। मुसोलिनी, हिटलर और वोल्टेयर आदि राजा जिसकी शक्ति के सिद्धांत में आते हैं। सामाजिक समझौते का सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट सिद्धांत हॉब्स, लॉक, रूसो ने दिया था। लेकिन इन तीनों की थ्योरी अलग अलग है। इन्होंने जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए सामाजिक समझौते करके समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है। थॉमस हॉब्स का बुक है लेवियाथन। इन्होंने बताया कि मनुष्य एक स्वार्थी और अहंकारी व्यक्ति है और जो अराजकतावादी भी है, यानी अपनी चलाता है। मनुष्य परेशान होकर कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, यानी उनसे परेशान होकर लोग समझौता कर लेते हैं और राज्य का निर्माण हो जाता है। इन्होंने राज्य की थ्योरी दी। वहीं जॉन लॉक की बुक टू ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट में कहा था कि स्वभाव से मनुष्य प्रेम और सहानुभूति होती है, लेकिन प्राकृतिक नियम स्पष्ट नहीं थे, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट करके व्यवस्था और राज्य का निर्माण किया गया। वहीं जीन जेम्स रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक में अपनी थ्योरी दी। उन्होंने बताया कि समाज में मनुष्य संवेगों से संचालित होता है, यानी मनुष्य में संवेगों से संचालित होता है। पहले जरूर स्थिति बर्बर थी, लेकिन वो समाज सर्वश्रेष्ठ समाज था। विकास के साथ साथ कई बुराइयां भी आई हैं। इन बुराइयों से छुटकारा पाने के लिए राज्य का निर्माण हुआ है। रूसो ने लिखा है कि वह पहला व्यक्ति था जिसने भूभाग पर घेरा और कहा कि यह मेरी भूमि है, यानी पहले व्यक्ति की कोई भूमि नहीं होती थी, जिसको मर्जी चाहे कहीं भी रहो, इस प्रकार। लेकिन इन्होंने बताया कि रूसो ने माना कि वो पहले व्यक्ति था जिन्होंने भूमि को घेरा और कहा कि यह मेरी संपत्ति है। पितृसत्तात्मक सिद्धांत, ये मुख्यतः अरस्तु, हेनरी मैन और डिग्विट ने दिया था। इन्होंने बताया कि आदर्श स्वरूप में पितृसत्तात्मक परिवार पाया जाता था। परिवार का विस्तृत रूप ही राज्य का निर्माण हुआ है, अरस्तु का मानना था। अरस्तु ने माना कि परिवारों के विस्तृत रूप से ही राज्य बना है। अरस्तु की ये थ्योरी मानी जाती है, यानी राज्य परिवारों ग्रामों के एक समुदाय है जिसका उद्देश्य आत्मनिर्भर जीवन बिताना है। मात्र सत्तात्मक सिद्धांत मॉर्गन, टायलर और मैकलेनन और वेहकॉपर ने दिया था। इनका मानना था कि राज्य मात्र सत्तात्मक परिवारों से आया है, माता की भूमिका अहम रखती है। विकासवादी और ऐतिहासिक सिद्धांत गार्नर ने दिया था। ये उद्विकास क्रम में भी जाने जाते हैं। सर्वप्रथम इसका स्पेंसर, बेजोट, गिडिंग्स, होबाउस, लोबी आदि ने इसका समर्थन किया था। लोबी ने सोशल ऑर्गेनाइजेशन विकास की व्याख्या आदिम समाजों के आधार पर हुई है। आदिम समाजों के आधार पर समाज की विकास हुआ है। बेजोट ने बताया कि राज्य का विकास 3 युग में हुआ है। पहले प्रथाओं का युग था, फिर संघर्ष का युग आया, फिर विचार विमर्श का युग आया।
इन्होंने बेजोड़ ने बताया कि पहले प्रथाओं का युग था, राजा महाराजा थे, तब प्रथाएं की वजह से समाज चलता था। फिर संघर्षवादी युग में 1947 में हमने क्रांति देखी, फिर संघर्ष का युग आया। अब आधुनिकरण में हम विचार विमर्श का युग ज़्यादा देखने को मिल रहा है। स्पेंसर ने कहा था जनजाति, सैनिक और औद्योगिक 3 प्रकार की राज्य में डिफाइन किया है। होबाउस ने नातेदारी, नागरिकता और सत्ता के आधार पर 3 प्रकार से राज्य को डिफाइन किया है। सामाजिक सावयव का सिद्धांत स्पेंसर ने दिया। उन्होंने बताया कि राज्य विहीन और मुखियान रहित समाज की अवधारणा थी। पहले प्रारंभ समाज में मुखिया रहित समाज थी, धीरे धीरे समाज का विकास हुआ। उदारवादी राज्य को एक यंत्र और मार्क्सवादी राज्य को एक शोषण का यंत्र मानते थे। उदारवादी राज्य को एक यंत्र मानते थे जिससे समाज का संचालन होता है, और वहीं मार्क्सवादी शोषण का यंत्र मानते थे। निजी संपत्ति का सिद्धांत मार्क्स और एंजल्स ने मिलकर दिया था कि राज्य निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि पूंजीपति बुजुर्ग वर्ग ने राज्य के निर्माण अपनी सिक्योरिटी के लिए राज्य का निर्माण किया है, जिसमें उन्होंने सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट, ये इनकी बुक थी एंजल्स की। इन्होंने राज्य के शासक वर्ग के हाथ का दमन और शोषण का हथियार बताया है। टीवी बोटामोर ने मार्क्स के आधार पर समाजों का वर्गीकरण किया। जिन्होंने बताया कि प्रारंभ में ट्राइबल जनजाति समाज था जो मुखिया रहित था, फिर मुखिया वाली व्यवस्था आई, फिर इंपीरियल सामंतवादी व्यवस्था आई, फिर एशियाटिक व्यवस्था, फिर लोकतंत्र और समग्रवादी, और अब मॉडर्न नेशन स्टेट बना। मैकाइवर पेज ने राज्य को एक समिति माना, फेयरचाइल्ड ने संस्था और मैक्स वेबर ने एक समुदाय माना राज्य को। वहीं राज्य की विशेषता देखें तो राज्य समाज का एक ऐसी एजेंसी है या संस्था है जो शक्ति का उपयोग करके दमनकारी नियंत्रण को लागू करने का अधिकार रखती है। इस प्रकार जाति और राजनीतिक बारे में कई तथ्य हैं। लोकतंत्र व्यवस्था में जाति को अस्वीकृत करती है, फिर भी जाति ने राजनीतिक प्रक्रिया को सामंजस्य कर लिया है। लोकतंत्र व्यवस्था जाति को अस्वीकार करती है, लेकिन फिर भी लोकतंत्र व्यवस्था में जाति को ही अहम भूमिका मिलती है। आजकल देखा होगा लोग गुर्जर, जाट, मीणा आदि के आधार पर अपने वोटों को कलेक्ट करते हैं, यानी वोट बैंक की राजनीति हो गई है। वहीं रजनी कोठारी ने जाति दबाव समूह, जन्मतंत्र को मजबूती प्रदान करना, आधुनिकरण और जाति संगठन राजनीतिक बनना चाहिए। मोरिस जॉनसन ने मद्रास की राजनीति और ब्राह्मणों के मध्य संघर्ष पाया। मद्रास की राजनीति में ब्राह्मणों और अब्राह्मणों के बीच में संघर्ष देखने को मिला। श्रीनिवास ने मैसूर और आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में प्रबल जाति सत्ता के बल पर लाभ प्राप्त करती है, यानी जिसकी जातियों की संख्या ज़्यादा होगी वो सत्ता के बल पर राजनीतिक अधिकार प्राप्त करती है। आंध्र में ने राजनीतिक ब्राह्मणों व द्रविड़ों राजनीति ब्राह्मणों और द्रविड़ जातियों की बीच की चलती रहती है। ब्राह्मणों और द्रविड़ जातियों के बीच में चलती रहती है। जाति और राजनीति एक दूसरे से प्रभावित करती है। ये ना इंडियन थिंकरों का मानना था कि किस प्रकार जाति और राजनीति प्रभावित होती है। वहीं यूपी के अहीर, जाट, गुर्जर और राजपूत ने राजनीति को प्रभावित करने वाले संगठन बुलॉक कैपिटल, रुडोल्फ ने अवधारणा दी बुलॉक कैपिटल, राजनीतिक संक्रियकरण, अनुलंबन, क्षेत्रीय विभेदीकरण में विभाजित किया है। राज्य के कार्य देखें तो मैकाइवर पेन ने इनके 4 कार्य बताए हैं। इन्होंने बताया ऐसे कार्य जो राज्य अच्छी तरह कर सकता है, यानी जैसे कि बाहरी आक्रमण से सुरक्षा, पुलिस, कानून, अदालत आदि व्यवस्था राज्य अच्छी तरह से कर सकता है। वहीं ऐसे कार्य जो राज्य नहीं कर सकता, जैसे कि भावनात्मक लगाव राज्य नहीं कर सकता। वहीं अन्य संस्था से अच्छा राज्य कर सकता है, जिसमें प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा राज्य अच्छे ढंग से कर सकता है। वे कार्य जिसको अन्य संस्था अच्छे ढंग से कर सकती हैं, जैसे कि कोई एनजीओ या कई कार्य जो राज्य से अच्छा कई और संस्थाएं कर सकती हैं। राज्य के कार्य में 2 भागों में डिफाइन किया है, एक अनिवार्य कार्य और एक ऐच्छिक कार्य। अनिवार्य कार्य में राज्य भेदभाव को से न्याय दिलाता है, शांति स्थापित करता है, अधिकारों की रक्षा करता है, बाहरी आक्रमणों से रक्षा करता है, परिवार के अधिकारों कर्तव्यों की रक्षा करता है। वहीं ऐच्छिक कार्यों में शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था करता है, समाज में कुरीतियों को दूर करता है, असहाय बेसहाराओं की सेवा करता है, यातायात के साधनों का व्यवस्था करता है, प्राकृतिक आपदाओं के समय हेल्प करता है, व्यापार उद्योगों के नियमों को डिफाइन करता है। इस प्रकार राज्य कई व्यवस्था करता है। आगे हम राष्ट्र को देखें तो राष्ट्र क्या है? राष्ट्र एक जन है, मनोवैज्ञानिक अवधारणा है राष्ट्र, और एक अमूर्त चेतना है। जैसे कि हम भारत राष्ट्र की बात करते हैं, और भारत राष्ट्र नहीं है बल्कि एक राष्ट्र एक मनोवैज्ञानिक भावना है।
एक राज्य में कई राष्ट्र आ सकते हैं। जैसे कि हमारी भावना है कि कई हम राजस्थानी हैं, हम गुजराती हैं, हम पंजाबी हैं, इस प्रकार की भावना एक राष्ट्रवादी भावना हो सकती है। हम हिंदू हैं, हम सनातनी धर्म को बिलोंग करते हैं, इस प्रकार की भावना राष्ट्रवादी हो सकती है। ये एक तरह से अमूर्तीकरण भावना है। एक राष्ट्र एक राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत स्वेच्छा से रहने वाले और रहने का प्रयत्न करने वाले एक ऐसा सांस्कृतिक समुदाय है जो समान नैतिक भावनाओं और शक्तिशाली सूत्रों से आबद्ध होता है। इस प्रकार राष्ट्र की भावनाएं उन्होंने उजागर की है। अब हम राजनीतिक सामाजिकरण देख लेते हैं। राजनीतिक सामाजिकरण में हमें देखने को मिलता है, सबसे पहले आता है हाईमैन ने राजनीतिक सामाजिकरण की बात की। इन्होंने राजनीतिक सामाजिकरण का सबसे पहले विश्लेषण किया। आमंड और कोलमैन में अपनी बुक पॉलिटिक एंड डेवलपमेंट एरिया इन्होंने राजनीतिक सामाजिकरण को अपनी बातें रखी। इन्होंने बताया कि राजनीतिक सामाजिकरण का तात्पर्य कि जो व्यक्ति होते हैं उनको राजनीति के बारे में किस प्रकार नॉलेज दी जाए, किस प्रकार उनका सामाजिकरण किया जाए, जिससे कि वो सरकार की भागीदारी में राजनीतिक के बारे में राजनीतिक संस्कृति की शिक्षा प्राप्त करें, राजनीति के प्रति अपने दृष्टिकोण, विश्वास और मूल्यों, अभिवृत्तियों का निर्माण करने की विधि को राजनीतिक सामाजिकरण कहते हैं। जैसे कि राजनीतिक नागरिकता का प्रशिक्षण, नागरिकता सामाजिकरण कई नामों से जाना जाता है इसके बारे में लोगों की अभिवृत्ति, विचार, आकांक्षाओं को बनने की प्रक्रिया को राजनीतिक सामाजिकरण कहते हैं। राजनीतिक सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज की संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता है। वहीं ऑमन और पॉवल ने कहा था कि राजनीतिक सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को राजनीतिक क्षेत्र में लाया जाता है और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उनके दृष्टिकोण का निर्माण किया जाता है। राजनीतिक सामाजिकरण के दो भाग हैं, एक प्रत्यक्ष सामाजिकरण और एक अप्रत्यक्ष सामाजिकरण। प्रत्यक्ष सामाजिकरण के अंतर्गत आते हैं राजनीतिक दल, राजनीतिक संगठन, छल कपट, जोड़ तोड़ के लोगों की राजनीतिक व्यवस्था, मूल्य और विचारों को समावेश किया गया है। इसको बोलता है प्रत्यक्ष राजनीतिक सामाजिकरण। अप्रत्यक्ष राजनीतिक सामाजिकरण में हमारे परिवार आ जाते हैं, हमारे स्कूल संस्था आ जाती है, हमारे कुछ न्यूज़पेपर आ जाते हैं, संचार आ जाता है। इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष राजनीतिक, जो हमें नॉलेज देते हैं कि राजनीति में क्या हो रहा है, किस प्रकार चुनाव लड़ते हैं, किस प्रकार वोट देते हैं, सब आता है राजनीतिक सामाजिकरण में। राजनीतिक भर्ती का तात्पर्य है कि जब व्यक्तियों को राजनीतिक सामाजिकरण किया जाता है तो कुछ योग्य होते हैं, कुछ लोग आकांक्षी होते हैं राजनीतिक में जाने के लिए, उनको राजनीतिक क्षेत्रों और राजनीतिक भूमिका में स्थान दिलाना राजनीतिक भर्ती कहलाता है। यानी उनको जगह दिलाना, उनको सांसद या पार्षद का टिकट देकर उनको चुनाव लड़वा के उनको राजनीति में भर्ती किया जाना राजनीतिक भर्ती कहलाता है। राजनीतिक विकास का तात्पर्य यह है कि लूसिया बाई ने बुक आती थी सम एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक डेवलपमेंट। इन्होंने बताया कि राजनीति का विकास किस प्रकार हो। राजनीति का विकास में है कि जब राजनीतिक भर्ती हो जाती है तो राजनीति का विकास किस प्रकार हो। समाज में जैसे जैसे समानता बढ़ती है वैसे वैसे विभेदीकरण बढ़ता है। अलग अलग सत्ता अलग अलग कार्य करती है, यानी जो लोग अलग अलग विचारधारा होती है सबकी अपनी अपनी, सब अलग अलग ढंग से कार्य करना चाहते हैं। इस प्रकार जिस व्यक्ति की जैसी रुचि होती है वो इसमें अपने कार्य के आधार पर अपना योगदान देता है, जिसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका आ जाती है। इसमें आते ही क्षमताओं के आधार पर राजनीतिक विकास होता है और उसमें समानता के साथ साथ विभेदीकरण भी देखने को मिलता है। इस प्रकार राजनीतिक विकास होता है। राजनीतिक व्यवस्था में सत्ता और क्षमता से संबंधित है स्थैतिक अवधारणा है। वहीं राजनीतिक आधुनिकीकरण देखें तो ऑमंड तथा क्रोलैंग ने यह अवधारणा दी थी राजनीतिक आधुनिकीकरण राजनीतिक विकास से कहीं अधिक व्यापक है। समाज में संचालन और धार्मिक विकास के परिणामस्वरूप राजनीतिक में परिवर्तनों को संचालन करने के लिए राजनीतिक आधुनिकीकरण नाम दिया गया है। इन्होंने बताया कि समाज में कभी कोई भी समाज एक जैसा हमेशा नहीं रहता, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आते हैं। लेकिन कई लोग मांग करते हैं कि हमको जैसे कि 3 तलाक का मुद्दा आया, इसमें देखा गया कि महिलाओं की, पुरुषों की स्थिति तो अच्छी है, वो एक शादी तोड़कर दूसरी शादी कर सकते हैं, वो उनकी आर्थिक संपन्नता भी बनी रहती है क्योंकि वो आर्थिक रूप से सबल होते हैं। लेकिन वहीं महिलाओं को देखें तो वो एक तरह से आर्थिक रूप से भी पिछड़ापन है मुस्लिमों में, क्योंकि लड़कियों की शिक्षित करने की शिक्षा के अनुपात में कई हद तक उनमें अनुपात में गिरावट देखने को मिलती है।
और वहीं पुरुष समुदाय में उच्चतर स्तर पाया जाता है शिक्षा का भी। एक तरह से वो शिक्षा के क्षेत्र में भी पिछड़ीपन है और आर्थिक क्षेत्र में भी पिछड़ापन देखने को मिलता है। वहीं ट्रिपल तलाक के माध्यम से उनकी व्यवहारिक जीवन और उनकी सामाजिक जीवन एक तरह से दुष्कर हो जाता है और एक तरह से उनके बच्चों का पालन पोषण भी मुश्किल हो जाता है। वहीं उन्होंने मांग की कि ट्रिपल तलाक के मुद्दे को ख़त्म किया जाए, लेकिन वहीं मुस्लिम समुदाय ने कहा था कि ये हमारी धार्मिक सुरक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता है, हम 4 विवाह एक जीवन में कर सकते हैं। लेकिन सरकार इस मुद्दे को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसमें महिलाओं की स्थिति खराब होती है। इस प्रकार देखें तो एक तरह से गलत मांग है, एक तरह से ये सही मांग है कि जिसको सरकार को मानना चाहिए। इस प्रकार राजनीतिक आधुनिकीकरण में देखा गया है कि सरकार उचित मांग को, सरकार इतनी लचीली हो कि हर मांगों की प्रस्तुत होने पर के अवसर प्रदान करे। सरकार इतनी लचीली हो कि हर मांग को प्रस्तुत होने का अवसर प्रदान करे और इतनी शक्ति हो कि हर प्रकार की मांग को समुचित ढंग से मुकाबला कर सके और उचित मांग को स्वीकार कर सके और अनुचित मांग को इनकार कर सके, यानी अनुचित मांग को दृढ़ता से ठुकरा करने की क्षमता हो। और सामाजिक व्यवस्था को राजनीतिक दृष्टिकोण में इसको आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था कहा जाता है कि सरकार को ऐसे परिवर्तनों के प्रति उजागर होना चाहिए जिससे कि वो सही मांग को अपना सके और गलत मांग को ठुकरा सके। इसको बोलते हैं राजनीतिक आधुनिकीकरण आमंड और क्रोल लैंग ने दी थी। स्थैतिक अवधारणा है। डेविड एप्टर ने ऐसी अवधारणा का प्रयोग बल दिया कि वो स्थैतिकता से दोष से मुक्त हो। परिवर्तन की समग्रता से संबंधित है कि व्यक्ति चाहता है कि वो अपनी परिवर्तन को स्वीकार करे। ये लचीली व्यवस्था है और तर्क संगीर्ण व्यवस्था है। इसमें माना जाता है कि तर्क संगीर्ण व्यवस्था में इसमें माना जाता है कि व्यक्ति आधुनिक की ओर बढ़ता है, नौकरशाही को व्यवस्था का संचालन मिलता है और व्यक्ति तर्क संगतता के आधार पर अपने निर्णय ले सकता है। एडवर्ड सील ने मानव के 5 प्रतिमान बताए हैं। राजनीतिक लोकतंत्र, इसमें लोकतंत्र को बढ़ावा मिलता है। हर व्यक्ति अपनी इच्छा से अपने स्वतंत्रता को चयन कर सकता है। इसमें तर्क संगतिकरण होता है, तार्किक आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर होता है। शीलता वाला वर्गतंत्र बनता है। सर्वाधिकता शीलता वाला वर्गतंत्र बनता है और परंपरा प्रवृत्ति वाले वर्गतंत्र को नकारता है। आधुनिकीकरण को बढ़ाने के लिए किन लोगों की जरूरत है हमको, वो अभिकरण बताए हैं। एक बुद्धिजीवी वर्ग की, जो कि अपनी बुद्धि से समाज का संचालन कर सके। एक राजनीतिक दल जो सरकार के ढंग से मजबूती से खड़ा कर सके। और तीसरा है सरकार। पॉलिटिक कल्चर के बारे में देखेंगे तो राजनीतिक संस्कृति किसी राजनीतिक व्यवस्था में मूल्य, मनोवर्ती, विश्वास, प्रतीकों, ऐसे संयोगों को राजनीतिक संस्कृति कहते हैं। समूह को राजनीतिक व्यवहार निर्धारित करता है। राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा एस वर्ब और एल लिपले ने अपनी बुक पॉलिटिक कल्चर एंड पॉलिटिक डेवलपमेंट में दी। राजनीतिक संस्कृति के अध्ययन में राजनीतिक संस्कृति की अंतर्वस्तु, राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया, मूल्यों का आंतरिकरण पर बल दिया जाता है। राजनीतिक संस्कृति में क्या है कि व्यक्ति की संस्कृति की अंतर्वस्तु, राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया और मूल्यों के आंतरिकरण पर बल दिया जाता है। वहीं G.A. आलमंड ने अपनी बुक कंपैरेटिव पॉलिटिक में राजनीतिक अभिवृत्ति और राजनीतिक उन्मुखता से है। इस प्रकार की उन्मुखता में उनमें संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, मूल्यांकन 3 प्रकार की उन्मुखता शामिल की गई है। आमंड और पावेल ने 3 प्रकार के बताए हैं। संकुचित, जन संबंधित, प्रजा संबंधित और सहभागी, यानी राजनीतिक मूल्यों, मानकों को, संस्कृति को सिखाना। इस प्रकार की अवधारणा को राजनीतिक संस्कृति कहा जा सकता है। आगे हम देखें तो दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप। क्या होता है प्रेशर ग्रुप? एक तरह से लोगों का समूह होता है। इसमें हित समूह, एनजीओ, राजनीतिक समूह, शक्ति समूह, लोबिन, औपचारिक, अनौपचारिक समूह हो जाते हैं। एक तरह से एनजीओ वाले कुछ अपनी मांगों को लेकर सरकार का दबाव डालते हैं, जैसे कि अन्ना हजारे जी आए, जिन्होंने बताया कि काले धन को स्विट्जरलैंड से लेके आओ। इस प्रकार के समूह को दबाव समूह कहेंगे। इसका प्रयोग सबसे पहले पीटर ओडगार्ड ने अपनी बुक दबाव की राजनीति में 1928 में किया था। व्यक्तियों को ऐसा समूह जो समूह के हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालता है और दबाव डालने का प्रयास करता है, इसको बोलते हैं दबाव समूह। अमेरिका में शराबबंदी आंदोलन के अध्ययन में इस पद का प्रयोग किया गया। आमंड और पावेल ने बताया कि हमारे लिए हित समूह का अर्थ है व्यक्तियों का ऐसा समूह जो अपने हितों के विशिष्ट बंधनों से जुड़े रहते हैं तथा इन बंधनों के प्रति जागरूक रहते हैं, इनको बोलते हैं हित समूह। फादिया
ने बताया कि दबाव हित समूह व प्रभाव समूह जो राजनीतिक दलों के भांति होते हैं और गार्डनर औपचारिक संगठन और एक या अनेक सामान्य हितों उद्देश्यों में सहभागी होते हैं, सरकार की नीतियों का निर्माण और प्रशासन को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। यानी कुल मिलाकर ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जो सरकार को अपने हितों के लिए प्रभावित करता है या प्रभावित करने का प्रयास करता है, उसको बोलते हैं दबाव समूह। दबाव समूह की भूमिका अवरोधन और संचालन दोनों प्रकार की हो सकती है। पेरेटो ने अशासक वर्ग यानी अपशिष्ट वर्ग को दबाव समूह के रूप में देखा। एक शासक वर्ग होता है, एक अशासक वर्ग होता है, उसको दबाव समूह के रूप में देखा। अब अंतर क्या है, एक दबाव समूह होता है, एक हित समूह होता है। दबाव समूह होता है कि सरकार की जो अनुचित मांगे हैं, सरकार की जो एक तरह से दबाव समूह होता है कि सरकार पर प्रेशर डालता है। हित समूह वो होता है कि एक अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार के कुछ दलों को यानी कुछ पार्षदों को सांसदों को अपनी तरफ करके अपनी मांगों को उनके थ्रू मनवाने की कोशिश करता है, इसको बोलते हैं हित समूह। जैसे कि एक व्यापार में अभी GST लागू हुई थी, तो जो कि कॉमर्स जो कि व्यापार संघ से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने पार्षद और संसद के माध्यम से संसद में जो बहस होती है उनके थ्रू अपनी बात आगे रखने का प्रयास किया था कि सरकार इस प्रकार की GST को कम करे या लागू ना करे, इस प्रकार अपने हितों को पूर्ति करने के लिए प्रयास किया था। अंतर क्या देखें, दबाव समूह और हित समूह का एक ही अर्थ का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हित समूह अपने सदस्यों के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हितों की रक्षा करते हैं। वहीं दबाव समूह दूसरे समूह अभिकरणों के नियमों को अपने आर्थिक और राजनीतिक दबाव के कारण प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। दबाव समूह तो होता है कि अन्ना हजारे, उनको कोई मतलब नहीं था, उनके कोई स्विस बैंक में कोई पैसा जमा नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने जनता की भलाई के लिए लाल किले पर दिल्ली में उन्होंने अनशन किया था। वहीं हित समूह जो कि एक तरह से अपनी कॉमर्स व्यापारी संघ होते हैं या सामाजिक संघ होते हैं, NGO होते हैं, वो अपने हितों की पूर्ति के लिए दबाव डालते हैं। इस प्रकार दबाव समूह हित समूह का। दबाव समूह के प्रकार आकार के आधार पर विस्तृत और लघु, प्रकृति के आधार पर स्थायी अस्थायी, पूंजी के आधार पर धनिक और निर्धन हो सकते हैं, शक्ति के आधार पर शक्तिशाली और अशक्त हो सकते हैं। आमन और पावल ने 4 प्रकार के दबाव समूह बताए। एक बताया कि विचलनकारी दबाव समूह जिसमें हिंसा होती है, दंगे होते हैं, इस प्रकार के दबाव समूह विचलनकारी दबाव समूह आते हैं। असंगठित दबाव समूह इसमें आते हैं। असंगठित दबाव समूह में वो आते हैं जो परिवार और नातेदारी के आधार पर जुड़े होते हैं, जैसे कि गुर्जर आंदोलन। संस्थागत दबाव समूह संस्था के आधार पर जुड़े होते हैं। वहीं असमिति हित समूह, भारत में क्रियाशील दबाव समूह बहुत सारे दबाव समूह हैं जिसमें NGO शामिल है। आमंड और पावेल ने संस्थागत, समुदायात्मक, असमुदायात्मक और प्रदर्शनकारी आदि प्रकार के दबाव समूह को शामिल किया है। ये समूह होते हैं जो अपने हितों की पूर्ति के लिए एक सरकार पर किसी न किसी अप्रत्यक्ष रूप से प्रेशर डालने का प्रयास करते हैं। अब सरकार देखें, राज्य अपने कार्यों का संचालन सरकार के माध्यम से करती है। सरकार एक तरह से उसका यंत्र है राज्य का। राज्य स्थिर होती है, सरकार बदलती रहती है। सरकार राज्य का यंत्र है। राज्य सरकार के माध्यम से नियम बनाना, लागू करना, अवहेलना करने पर दंड जैसे प्रावधान कर सकती है। प्रकार देखें तो राज्य के राजतंत्र, जैसे कि पुराने ज़माने में राजा का तंत्र होता था, अंतिम शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में होती थी, वह राजा होता था, और ये राजा धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षणिक अधिकार होते थे, और इसके नीचे मंत्रिपरिषद होती थी जिसके आधार पर वह अपने कार्य का संचालन करता था। अधिनायक तंत्र में तानाशाही होती है, जैसे हिटलर, मुसोलिनी आदि, जिसमें वो अपनी इच्छा के अनुसार शासन चलाते हैं। और अधिकार तंत्र और राजतंत्र में केवल यंत्र की व शासन सैनिकों के माध्यम से चलाते हैं। प्रजातंत्र, कुलीन तंत्र में होता है कि वंश के आधार पर सरकार चलती है। धनी और कुलीन वर्गों का अधिकार होता है, धनी और कुलीन वर्ग का अधिकार होता है, उसको बोलता है कुलीन तंत्र। प्रजातंत्र में लोकतंत्र होता था, डेमोक्रेसी जो अभी वर्तमान में हमारे देश में लागू है, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। संसदीय शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका कार्यपालिका को नियंत्रण करती है। संसदीय शासन प्रणाली, अध्यासात्मक शासन प्रणाली जो अमेरिका में चलती है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका दोनों अलग अलग होती है, अलग अलग कार्य करती है। सरकार राज्य में अंतर क्या है? राज्य समुदाय है, सरकार संस्था है। राज्य क्या है? समुदाय यानी व्यक्तियों का समूह है, और सरकार क्या है? संस्था, एक विचारधारा पर चलती है। राज्य स्थायी सरकार और सरकार अस्थायी होती है। राज्य स्थायी होता है, सरकार अस्थायी होती है, बदलती रहती है सरकार। राज्य साध्य है और सरकार साधन है, जिसके माध्यम से वो नियमों को बनाती है, कानून को लागू करती है, जैसे कि मोदी सरकार, कांग्रेस सरकार। राज्य प्रभुत्व असंपन्न सरकार प्रभुत्वता का प्रयोग करती है।
राज्य प्रभुत्व संपन्न है उसका प्रयोग कौन करता है? सरकार। राज्य मौलिक तत्वों में समानता, सरकार की नीति कार्य योजना अलग अलग होती है। यानी सब राज्य मौलिक तत्व समान होते हैं, लेकिन उसकी जो सरकार बदलने के साथ ही उसकी नीति योजना कार्य आदि लागू अलग अलग हो जाता है। जैसे कि कांग्रेस सरकार आने के बाद ज़्यादातर योजना इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम पर चलाई जाती है। वहीं जो भाजपा सरकार आने के बाद उसी योजना को अटल योजना और मोदी सरकार योजना आदि नाम से उसको संबोधित कर दिया जाता है। इसमें बच्चों को पढ़ाई को लेकर बहुत डिस्टर्बेंस होता है, कौन कौन सी योजना याद करें। चलना यार, आगे हम देखेंगे राजनीतिक दल। राजनीतिक दल जनतंत्र का आधार है। प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली संस्था। राजनीतिक दल क्या होते हैं? दल होते हैं जो सरकार को चुनने में सहायक करते हैं। ये जनतंत्र का आधार है, जनता अपनी विचार रखती है इसके माध्यम से। प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली की संस्था है। जनतंत्र जनमत का निर्माण करती है, उचित दिशा प्रदान करती है, विकास और मतदान में सहायक है। निर्वाचन के समय नागरिकों को साहित्य प्रदान करते हैं और साहित्य प्रदान करते हैं और शासक के प्रति जागरूक और साथ साथ राजनीतिक सभाएं करवाती हैं। यानी एक तरह से चुनाव होते हैं जब राजनीतिक दल बनते हैं। ये कांग्रेस सरकार है, ये भाजपा सरकार के पार्षद है। इसमें एक साहित्य प्रदान किया जाता है, एक पेपर छपवाया जाता है कि अगर आपने हमको वोट दिया तो हम ये कार्य करते हैं। इस प्रकार साहित्य प्रदान करती है, शासन को जो जनता है उसको जागरूक करती है और अपने राजनीतिक सभाएं आयोजित करती है। इसको बोलते हैं राजनीतिक दल। विशेषता क्या है? जनता को जागृत करती है, प्रत्याशियों को चयन करती है, कार्यक्रम करवाती है, सरकार का निर्माण करती है, शासन चलाती है, राजनीतिक प्रशिक्षण देती है, जनता और शासन के मध्य कड़ी का कार्य करती है। दल राजनीतिक प्रजातांत्रिक रथ के पहिए हैं। दल क्या है? प्रजातांत्रिक रथ के पहिए। दोष क्या है इसके? गुटों में बंटवारे, गुटों में बढ़ जाती है और ये धार्मिक घृणा पाई जाती है। जैसे कि भाजपा सरकार हिंदू या सनातन को लेकर अपने मत प्रकट करती है, वहीं जो कांग्रेस सरकार है ज़्यादातर वो अन्य कास्टों को सपोर्ट करती है। इस प्रकार वोटों की राजनीति देखने को मिलती है। दल भक्ति देखने को मिलती है, इसमें समाज भक्ति और राष्ट्र भक्ति होनी चाहिए, वहीं दल भक्ति ज़्यादा देखने को मिलती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अपहरण हो जाता है, नैतिक स्तर पतन हो जाता है, क्योंकि वो एक दूसरे पे इतना गंदे लांछन लगाते हैं कि नैतिक स्तर पतन हो जाता है, दोषारोपण करते हैं और राजनीतिक संघर्ष देखने को मिलता है। अब हम शक्ति की बात करें। शक्ति क्या है? शक्ति यानी अपनी शक्ति का तात्पर्य है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवा ले, वही शक्ति है। शक्ति सामाजिक संस्तरण का आधार है। प्रत्येक समाज में कुछ व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली और बलशाली होते हैं। शक्ति सत्ता का एक व्यक्ति और संस्था में केंद्रित होती है। समाज में दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रित करना और प्रभावित करने की व्यक्तिगत क्षमता ही शक्ति कहलाती है। शक्ति के स्रोत क्या हो सकते हैं? विचार हो सकता है, कार्य हो सकती है, परिस्थिति हो सकती है, ज्ञान हो सकती है, संपत्ति, सत्ता, उत्तराधिकारी, संगठन और सामाजिक व्यवस्था शक्ति के आधार हो सकती है। विशेषता क्या है? व्यक्ति में निहित होती है, आदेशात्मक होती है। यानी एक जो शक्ति पर सत्ता पर विराजमान होता है, जिसके पास शक्ति होती है, वो छोटे लोगों को आदेश देता है। इस प्रकार आदेशात्मक होती है। स्थायी अवधारणा है, अर्जित और प्रदत्त हो सकती है। शक्ति आवश्यकता का परिणाम है और अनेक साधन होते हैं शक्ति के। जैसे कि कोई हिंसात्मक होता है, कोई दमनात्मक होता है, कोई हिंसात्मक होता है। इस प्रकार आदेशात्मक शक्ति देखने को मिलती है। आगे देखें तो मैक्स वेबर ने 4 प्रकार की शक्ति बताई थी। 4 प्रकार की शक्ति में उन्होंने क्या क्या शामिल किया था देखें तो उन्होंने पहले बताया था कि चमत्कारी शक्ति जो कि करिश्माई लोगों में होती है, साधु संतों में होती है। दूसरा है तार्किक शक्ति जो तर्क के आधार पर लोगों में होती है। वहीं वैधानिक शक्ति जो विधि द्वारा सम्मत होती हैं। वहीं दमनात्मक शक्ति जो दमन के आधार पर देखी जाती है। पार्सस ने 3 प्रकार की शक्ति बताई, भौतिक शक्ति, शारीरिक शक्ति और तीसरी है प्रतीकात्मक शक्ति। वहीं गोल्ड, हैमर और सील्स ने बल, प्रभुत्व और चातुर्य 3 प्रकार की शक्तियों की प्रकार बताए हैं। शक्ति का शून्य योग मैक्स वेबर ने दिया था, पार्सन्स ने दिया था। शक्ति का शून्य योग पार्सन्स ने दिया था। इन्होंने शक्ति की तुलना मुद्रा से की थी कि मुद्रा कभी भी एक हाथ में नहीं रहती, कभी इस हाथ में कभी उस हाथ में चलती रहती है। इन्होंने सत्ता को बताया कि शक्ति को नियमों कानूनों से बांध दिया जाए तो शक्ति सत्ता का आधार बन जाती है। उसमें वैधता
सत्ता का मूल आधार है। जब व्यक्तिगत शक्ति को समाज में लाभदायक उपयोगी मानकर उसे लिखित रूप में वैधता का उपयोग प्रदान कर दिया जाता है तो समाज के लिए आवश्यक हो जाती है, तो उसको सत्ता बोलते हैं। सत्ता प्रभाव शक्ति का रूप है। सत्ता शक्ति को वैधानिक रूप प्रदान करती है और संस्थागत में होती है। सत्ता का संबंध व्यक्ति से न होकर उसकी परिस्थिति से होता है। सत्ता हमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। सत्ता शक्ति को न्याय और नैतिकता, धर्म आदि सांस्कृतिक मूल्यों द्वारा उचित ठहरा दिया जाता है, उसको बोलते हैं सत्ता। सत्ता को मैक्स वेबर ने 3 प्रकार बताए हैं। वैधानिक सत्ता, जो कि नौकरशाही में देखने को मिलती है। परंपरागत सत्ता, राजा राजतंत्र में देखने को मिलती है। परंपरागत सत्ता यानी राजा का बेटा राजा बनेगा, इस प्रकार की सत्ता परंपरागत सत्ता में आती है। करिश्माई सत्ता, इस प्रकार के करिश्माई व्यक्तियों में जैसे गांधी जी आदि में देखने को मिलती है। वैधता क्या है? जब शक्ति और सत्ता को औचित्यपूर्ण और वैधता को अधिक घनिष्ठता से संबंध है। जब शक्ति को वैधता प्रदान कर दी जाती है तो सत्ता में परिवर्तन हो जाती है। सत्ता इस प्रकार वैधता का स्रोत भय, प्रलोभन के आधार पर प्राप्त की गई सहमति नहीं है, बल्कि विकास और मूल्यों के आधार पर ऐच्छिक स्वीकृति मिलती है, उसको बोलते हैं वैधता। यानी कोई डरा धमका कर वैधता प्राप्त नहीं करवा सकता। MS लिप्सटे ने अनुसार औचित्यपूर्ण का अभिप्राय व्यवस्था में उस योग्यता क्षमता से जिसका अभिप्राय विश्वास उत्पन्न करने स्थिर रखा जा सकता है। वर्तमान की राजनीतिक संस्थाएं समाज के लिए सर्वाधिक उचित है। वैधता शक्ति और सत्ता के बीच में होती है। वैधता शक्ति को सत्ता में परिवर्तन करती है। वैधता पूरे समूह की सामाजिक स्वीकृति पर आधारित होती है। वैधता में मूल्यों पर निर्भर करता है। इस प्रकार आज हमने शक्ति, सत्ता, वैधता आदि के बारे में पढ़ा। आज हमारा यही खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।